अब देखिए, बात यहाँ पर हमने राजनीतिक जगत की शिक्षा की स्वास्थ्य की और एजुकेशन सेक्टर को लेकर हमने यहाँ पर काफ़ी विस्तार पूर्वक बातचीत की है। लेकिन अब बात होगी एमएसएमई सेक्टर की। कहते हैं कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरीके से उस देश का और खासकर उस राज्य का वहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से आगे डेवलप किया जा रहा है और यूँ कहें कि स्किल्ड लेबर जो है वो किस तरीके से इस पे काम कर रही है, तो बहुत ज़रूरी होता है। और अब आजकल तो आपने देखा ही होगा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला जोर जो है एमएसएमई सेक्टर पर हमेशा से रहा है, जिसका ये नतीजा है कि आज का जो युवा है वो एमएसएमई सेक्टर की ओर आगे बढ़ भी रहा है। और यही वजह है कि जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है आगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ आज मंच पर मौजूद हैं और उनसे आज हम बात करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षण ये हो जाता है कि किस तरीके से हमारे जो उद्योग जगत में जो उनसे जुड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं, उनकी सोच क्या है। और अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है, तो आप लोग इस पर ध्यान से एकदम ध्यान लगाकर हमारे इस सेशन को सुनिएगा। सबसे पहले सर आप ही से शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की बात यहाँ पर की जाती है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एमएसएमई सेक्टर को हम भारत में क्या अभी उसकी पिक्चर एमएसएमई सेक्टर की जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 से लेकर अब तक तो हमने उनके हर भाषण में एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है, जो तस्वीर 2014 से अब तक है वो बदली है और आगे बढ़ी है और भारतीय इकोनॉमी को इसने किस तरीके से अफेक्ट किया है? थैंक यू सो मच हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। और एमएसएमई सेक्टर तो पूरे देश का इस टाइम यूँ कह सकते हैं कि देश की धड़कन है, ग्रोथ की धड़कन है। आज जीडीपी का 30% एमएसएमई सेंटर से आ रहा है, 40% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई वाले दे रहे हैं। तो जब इतना बड़ा, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट फार्म सेक्टर के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमई में है, तो जब इतनी सारी चीज़ें हो तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। और हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इसको बहुत प्रोमिनेंस दी है। पिछले 3 साल से हर बजट में एमएसएमई सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर तो एमएसएमई बन ही चुका है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सर, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की अगर बात की जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हरियाणा और फिर सोनीपत पर भी आएंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में अगर यहाँ पर बात की जाए एमएसएमई को लेकर वाकई में किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर की जाती है, आपको लगता है मेक इन इंडिया के तहत जो है वो वाकई में इसका जो असर है वो यहाँ पर पड़ रहा है, या वो स्किल्ड लेबर जो है वो भारत में मिल रही है ताकि इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए? स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं जी। इसमें पीएमआईएस इसी बजट की घोषणा है। प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है। कई बार हमें जब कोई नई स्कीम लेके आते हैं तो उसको समझने में थोड़ा समय लग जाता है। सबसे पहले 2016 में जो नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को अपग्रेड किया गया था, तो जब प्रधानमंत्री जी ने उसको अपग्रेड किया तो उसका रिज़ल्ट आज ये है कि आज हमारे पास, अगर पूरे देश की हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो बिना पढ़े लिखे से लेके 12वीं तक के या इवन डिप्लोमा तक के बच्चे आप ले सकते हैं, और जितने आईटीआई के बच्चे हैं इन सब को मिला के इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही लो है, यानी कि इट इज़ ओनली 2.5%। यानी कि जो काम करना चाह रहा है इस सेक्टर में उन सबको काम मिल रहा है। अगर हमारी अभी कहीं थोड़ी समस्या थी तो वो ये थी कि जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जितने ज़्यादा पढ़े लिख जाते हैं बच्चे, और इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको लेके जाऊं तो लॉर्ड मैकाले ने जब 1934-35 में जो एक्ट बनाया था, तो उसके अंतर्गत मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश किया गया, कोर्ट्स को भी इंग्लिश में लेके आए जितनी प्रोसीडिंग्स हैं। तो उन्होंने अपने लिए ऐसे लॉयल बच्चे या लॉयल युवाओं को तैयार करना शुरू किया जो कि इंग्लैंड के लिए लॉयल रहे, यूके के लिए, जो उन्होंने राज करना था भारत पे। तो अभी तक वही व्यवस्थाएं चली आ रही थी। 2020 में
प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण हुआ जो 2020 से इम्प्लीमेंट हुई। इम्प्लीमेंट कई जगह हुई, कई जगह भी हो रही है, प्रोसेस में है। तो उसमें इसको मूलभूत चेंजेस करवाए गए। इसमें स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें कि हर एक ग्रेजुएट को कम से कम 6 महीने इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप करनी है। तो जब कोई बच्चा एक इंडस्ट्री की फील लेता है, 6 महीने वहाँ लगाता है, तो उसके अपने अंदर स्किल तो डेवलपमेंट होती ही होती है, थोड़ा एंथुसियाज्म भी होता है, थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा भी पैदा होती है। ये तो हमारे भारत की बात हो गई। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जर्मनी ऐसी कंट्री है जहाँ पे 79 to 80% बच्चे इंटर्नशिप से ही जॉब्स पे जाते हैं, जो हमारे यहाँ इतना नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करते हुए कि अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है ये बहुत अच्छी है, वो किसी भी रूप में हो। अब मैं PMIS की बात करूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पहले वाली स्कीम हमारी इतनी अच्छी चली, नैप्स वाली, पर लगभग 9 साल लग गए उसको आज एक इस स्टेज पे पहुंचते हुए। PIMS अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। 500 जो हमारी टॉप 500 कंपनीज हैं इंडिया की, उसके अंदर हर साल 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो ये ज़रूर है, 20 लाख बच्चों को, 2 मिलियन। पर पहले साल का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि इसमें एक्चुअली 20,000 या 22,000 बच्चे ही पहली बार आए हैं। थोड़ी सी मैं, बल्कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा इसके बारे में बताना भी चाहूँगा कि इतने कम बच्चे जो आए हैं, तो हर कोई पेरेंट्स ना ये सोचने लग जाते हैं कि बच्चे को सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं, तो हम उसको बड़ी कंपनी में भी 1 साल की ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजें, जब 5,000 महीने का मिलना है और 6,000 वन टाइम मिलना है। 66,000 में मैं पूरा साल बच्चे को कैसे भेज दूँ। पर मेरा सवाल उनसे ये है कि आपने अपने बच्चे को 15 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, क्या आपने उनसे सवाल किया कि 15 साल हम क्यों पढ़ाएं, मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी स्कीम सामने लेके आए, सारा फीडबैक लेने के बाद, कि अगर हमारे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो चाहते तो इसको हमारे करिकुलम में भी ऐड कर सकते थे। 15 साल को ग्रेजुएशन को 16 साल कर देते, पर उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को कुछ ना कुछ स्टाइफंड भी मिलना चाहिए 15 साल के बाद। तो एक स्टाइफंड की भी स्कीम लेके आए। तो मैं अपने अभिभावकों से ये एक मेरा निवेदन भी रहेगा कि स्कीम को अच्छे से समझें, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट अच्छे से कराएं, क्योंकि जब बच्चा स्किल डेवलप कर लेगा अपने अंदर, तो उसको सारी ज़िंदगी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। जॉब वाले उसके पीछे चक्कर काटेंगे जी। तो दैट इज़ वन पॉइंट। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय आपने राकेश जी कहा, क्योंकि और यही वजह है कि जॉब सीकर की बात जो है वो यहाँ पर की जाती है कि आप देखिए बिजनेस जो है वो किस तरीके से बढ़ाएं। लेकिन देखिए बिजनेस अगर आज के टाइम पे शुरू करना है तो उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा चाहिए। गवर्नमेंट इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, मैं दमन जी से जानना चाहूँगी। सर, इन्वेस्टमेंट को लेकर देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो उद्योग आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो तभी आएगी ना जब वो एनवायरनमेंट जो है वो उद्योगों को दे, और जब उद्योग आएंगे तभी तो रोजगार यहाँ पर मिलेगा। सर, क्या वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया की बात करते हैं, अभी हम आएंगे हरियाणा में, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट गवर्नमेंट दे पा रही है, मोदी गवर्नमेंट दे पा रही है, जो एक एक्चुअल इन्वेस्टर को चाहिए, तभी तो रोजगार आगे बढ़ेगा, तभी तो औद्योगिक सेक्टर, और देखिए इंटरकनेक्टेड है ये सब कुछ, साइकिल है ये कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर जॉब्स होंगी, औद्योगिकरण होगा। तो आपको लगता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो मोदी गवर्नमेंट दे पा रही है? हेलो, मैं जी ऐसा है कि इस वक्त जो है मोदी का बहुत अच्छा चल रहा है, जो लोन्स दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था जी। हमने जो शुरुआत की है, एंटरप्रेन्योर बने हैं, मेरे फादर जॉब करते थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, उस वक्त लोन भी नहीं मिलते थे। तो अब तो गवर्नमेंट मोदी जी इतना लोन मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं बगैर कोलैटरल के, कोई भी बिजनेस कर सकता है। और बाकी करने वाले हों, जैसे हमारे पास भी कहीं आए हैं जो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, लड़के जो नए आए हैं। पर यही है कि इस वक्त तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पर डेवलप की जा रही है, देखिए अपॉर्चुनिटी से बात यहाँ पर आती है इंटरनेशनली। अगर हम कंपेयर करें राकेश जी, चाइना की बात करते हैं, चाइना में जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है, देखिए पॉलिसी कुछ भी हो लेकिन प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब इंडिया को अगर कुछ इंपोर्ट यहाँ से करवाना है तो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करवाना है तो इट विल टेक अ टाइम
एंड वो चीज़ होगी, वो मेक इन इंडिया के तहत आती है। तो ऐसी क्या चीज़ पॉलिसी जो है वो डेवलप होनी चाहिए कि फुल्ली मेक इन इंडिया यहाँ पर हो, ताकि प्रधानमंत्री 2047 की बात हो रही है 25 में बैठकर, तो आप समझ रहे हैं कि मेरे को लगता है कि मोदी जी का ये विजन है 2047 तक शायद हो सके कि फुल्ली, और हम जिस विकासशील देश के तौर पर एक तमगा लगाकर चल रहे हैं वो विकसित देश के उस पर आ जाए। हमें जानने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि अभी जो चाइना है उसने 1980 में अपनी इकोनॉमीज़ को खोला था, लगभग उसको 45 साल लग गए, या आप कहें 40 साल, 2020 से काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, 40 साल उसको लग गए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। आज पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री हम चाइना को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आप नंबर्स में देखें तो चाइना की टोटल इकोनॉमी इस टाइम 20 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें से 5 ट्रिलियन उनका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आता है, यानी कि 25%। जो कि आप यूएस के, अगर यूएस को भी देखेंगे तो उनका सिर्फ 8% ही आता है मैन्युफैक्चरिंग से। उनकी टोटल जो है यूएस की 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 8% ही ला पाते हैं। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो हमारा 11-12%, मतलब 450 बिलियन, अभी 500 बिलियन हमने टच नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम इतने परसेंटेज में भी हम आधे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें 25% पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके आना है, उसके रास्ते बनाने हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, भारत की जो हिस्ट्री रही है, एक ऐसा समय था जब हमारे पास तक्षशिला थी, तक्षशिला से फिर नालंदा आई 5th सेंचुरी से, जो 12th सेंचुरी तक सबसे टॉप पे रही, जब उसको डिमोलिश किया गया उस टाइम। तो ये 700 साल हमारे लिए गोल्डन पीरियड रहे, जहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स थे, वहीं रहते थे। और वहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, उस टाइम कोरिया ही था, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, सभी जगह से, ईस्टर्न पूरे एशिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होती थी, वो खगोल शास्त्र हो, वो आयुर्वेद हो, या मैथमेटिक्स हो। आपको जान के खुशी भी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 0 और 1 से शुरू होता है, तो 0 तो यहीं इसी की देन है, इसी नालंदा यूनिवर्सिटी की देन है। तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को जानते भी हैं, और इन सब चीज़ों से बढ़ते बढ़ते आज हम इस स्टेज पे हैं, जो हमारे लिए आगे के लिए आई ओपनिंग है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसमें हमें सरकार की हेल्प भी चाहिए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? कि आज रेगुलेशंस के लिए बहुत सारी हमारी कमेटीज़ भी बनी हैं जो दूर करने की कोशिश कर रही हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कोशिश जारी है। पर अभी आज की डेट में अगर एक एंटरप्रेन्योर कोई काम शुरू करता है तो अड़चने हैं, उसको बहुत सारे। अब हम एसोसिएशन लेवल पे, अगर मैं राई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करूं, तो हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं राई में, कोई भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है, हम हेल्प करते हैं उनको पूरा कराने में, ताकि हमारे मेंबर्स को किसी को मुश्किल ना हो। पर ऐसा हर स्टेट में तो नहीं हो पाता, तो इसलिए हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें एमएसएमईज के लिए। मतलब कुछ ऐसा, जैसे आप अगर देखें हमारी हिस्ट्री में हुआ है कि 10 साल के लिए हमने, जैसे वो उत्तराखंड वगैरह हिल स्टेट्स को डेवलप करना था, एक्साइज फ्री कर दो, इनकम टैक्स फ्री कर दो। ऐसे ही एमएसएमईज को मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, 10 साल के लिए कंप्लायंस फ्री कर दो। एक बार देखो तो सही कि हमारे भारतीयों का, आपके देशवासियों का पोटेंशियल है कितना। जी। एक 10 साल छोड़ दो, उसके बाद सब ले लेना। ये एक पॉलिसी बिल्डअप है जो पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट ला सकती है। दमन जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हमने इंडस्ट्रीज में कर ली, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल फाइनेंशियली, जब तक एक एमएसएमई से जुड़ा युवा जो है आज जो सोच रहा है कि मैं इससे जुड़कर काम आगे बढ़ाना चाहूँगा, और वो अपने साथ 10 लोगों को जोड़ रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे रही है। आपको लगता है कि इससे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे युवा जो फर्स्ट जनरेशन युवा हैं, उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और शायद वो हो सकता है कि वो आगे चलकर धीरू भाई अंबानी या फिर हमारे लिए और बड़ा एक जो रोल मॉडल है वो बन सके। रतन टाटा जी जैसा एक, जिन्होंने एक छोटा ख्वाब देखा और उसे इतना बड़ा ग्रुप बनाया, ऐसा हो सके। बिल्कुल हो सकता है जी। अब तो बहुत कुछ हो सकता है जी। जब से मोदी जी ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं, इतनी सब्सिडीज निकाली हैं, बहुत कुछ हो सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा होनी चाहिए। हरियाणा के लड़कों में इच्छा है जी। पर अब जैसे जैसे उनको मिलेंगे आगे मौके, वो जरूर कोशिश करेंगे। जी।
अच्छा, ये जो रोजगार मेले लगते हैं, हर स्टेट में लगते हैं या हर स्टेट में यहाँ पर लगते हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से इस तरीके की चीज़ों को लगाना, कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देना, एक ये बहुत बड़ा अहम किरदार यहाँ पर है? क्योंकि अब ये भारत की बात यहाँ पर करते हैं, एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड कराना और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं को, ताकि क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलती हैं, बंद होती हैं, लेकिन हर किसी को सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या वो एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है? तो आपके ये दो सवाल हो गए, एक सस्टेनेबिलिटी पे हो गया और एक रोज़गार मेले पे हो गया। जहाँ तक हम रोज़गार मेले की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जो एमएसएमईज़ है इनके पास हमेशा ही अच्छे बच्चों की ज़रूरत रहती है और स्किल्ड बच्चे नहीं मिलते हैं। अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो हम यहाँ अगर 2,500 की हमारी लिस्ट जाती है कि इतने बच्चे चाहिए, तो जो अवेलेबिलिटी होती है वो 500-600 से ज़्यादा नहीं होती है, तो कम होती है। तो ये इस तरह से, तो ये एनसीआर में तो मैं कहूँगा कि ये नेगेटिव है कि हमारे पास बच्चे कम हैं, रोज़गार ज़्यादा हैं। ऐसी स्टेट्स भी हैं। अब अगर आप फिर अगेन पूरे इंडिया को देखेंगे आप, तो हमारे पास 765 डिस्ट्रिक्ट हैं, शायद कुछ और भी बढ़ गए होंगे, अभी हाँसी भी अनाउंस हुआ है। तो 765 में से इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिर्फ 100 है, और जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वहाँ जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी जगह से माइग्रेशन है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम माइग्रेटेड वर्कर्स के लिए थोड़ी अच्छी सुविधाएं बनाएं, और या हम 765 के 765 डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लेके जाएं। किसी स्टेट में वो इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां से पलायन हो रहा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो स्टेट पहले से ही औद्योगिक स्टेट कहला रहा हो, वहां पर बड़े बड़े उद्योग फॉरेन से आ रहे हो, वहां से अगर युवा पलायन कर रहे हैं तो ये फिर गंभीर समस्या है। नहीं, गंभीर नहीं है, वो आगे के लिए। देखिए, हमें एक मानव की ना एक सोच है कि मुझे आगे बढ़ना है। जिसको सोनीपत में अच्छा जॉब मिल रहा है वो दिल्ली देखेगा, दिल्ली वाला न्यूयॉर्क देखेगा, है, न्यूयॉर्क के बाद फिर और आगे बढ़ने वाले हैं तो फिर वो मार्स देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है दमन जी, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए बात यहाँ पर फाइनेंशियल जो है, घूम फिर के सबसे बड़ा रुपया जो है उसी पर आ जाती है और उसी से सब जो है वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर सोनीपत की यहाँ पर बात की जाए या हरियाणा की यहाँ पर बात की जाए, बहुत युवा हैं जो अब नौकरी को छोड़कर, मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, और इसका जिक्र मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है कि कई युवा देश में ऐसे जिन्होंने अपनी अच्छी खासी सैलरीड इनकम छोड़कर अपने बिजनेस में वो आ गए हैं, या वो किसी किसान हो, चाहे वो मत्स्य पालन करने वाले हों, और हरियाणा में तो इसके कई यहाँ पर उदाहरण हैं। आपको लगता है कि अब युवा जो हैं वो इस ओर ज़्यादा अपने बिजनेस को डेवलप करने में ज़्यादा जो है वो जोर दे रहे हैं? पढ़े लिखे युवा, आप ये देखिए पढ़े लिखे युवा जो हैं, तो ये किस ओर यहाँ पर इशारा कर रहा है कि उन्हें समझ आ गया है कि देखिए जॉब से ज़्यादा तो आप यहाँ पर स्किल जो है अपने खुद के बिजनेस को जब करेंगे तब ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आप जी, इस वक्त हरियाणा में मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लड़के हैं अपने बिजनेस में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, जॉब्स में उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे मिल रही हैं उनको, कोई भी काम हो, हर काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना, और कामयाब भी हो रहे हैं बच्चे। ऐसे ही उनको अगर सपोर्ट मिलती रही, अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, लोन मिलते रहे, तो बहुत तरक्की करेंगे बच्चे। अच्छा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि आखिरकार देश ऐसा बन जाएगा कि कहीं ना कहीं जो एक एनआरआई कोई नहीं कम से कम कहलाएगा। लेकिन ठीक है राकेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एमएसएमई सेक्टर की बात हम कह रहे हैं, हर युवा जो है आज अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जो काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को रूरल स्किल को डेवलप करने में कितना काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए भारत में हुनर की कमी नहीं है, भारत में अगर बात की जाए हर गाँव में जो है एक अलग डेवलप जो स्किल है वो है वहाँ पर, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, इस पर आपको लगता है गवर्नमेंट काम कर रही है? इसमें पहले एक सस्टेनेबिलिटी की हमारी बात रह गई जी, थी, बिल्कुल, तो गांव के साथ भी जुड़ी हुई है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इस टाइम कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 38 बिलियन टन्स का है, और हमारी जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग 8 बिलियन है। तो पर हेड हमारे पास 5 टन की कार्बन उत्सर्जन है। तो हमें इसको कम करने के लिए सबसे पहले तो इसको 50% हमें रिड्यूस करना चाहिए। सेकंड पार्ट इसका ये आता है कि बाकी 50% हम क्या करें। तो एक जो पेड़ होता है ना, अब गांव से संबंधित बात आ गई हमारी, एक पेड़ जब 7 साल का हो जाता है तो वो लगभग 70 किलो कार्बन को पर ईयर कंज्यूम करता है, यानी कि न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर एक व्यक्ति
अपनी ज़िंदगी में 40 पेड़ अगर लगा देता है तो 7 साल में पूरे वर्ल्ड की जो हमारी कार्बन व्यवस्था है ना, ये न्यूट्रल हो जाती है। तो नेशनल इशू है सर। हाँ, तो इसको इसी तरीके से लेते हुए, और जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की पूरी बात करें तो जो एनसीआर रीजन है या जहाँ पे कार्बन या स्मोक ज़्यादा है या एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे हमें हर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री जो प्रमोट की जा रही है सिर्फ वही इंडस्ट्री प्रमोट करें जिसमें कि कार्बन उत्सर्जन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। ये गवर्नमेंट्स को ध्यान रखना है। जब हम इजाज़त देते हैं उस टाइम हम चेक नहीं करते, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ना फटाफट इजाज़त देते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, पर जब इंडस्ट्री लग जाती है, धुआं होता है, तो फिर हम कहते हैं धुआं क्यों किया। तो ये दोनों ना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो इस चीज़ में एक एफिडेविट, हमें जो भी नई इंडस्ट्री लगे एनसीआर के अंदर सबसे पहले एक एफिडेविट लेना चाहिए कि मेरी फैक्ट्री से कोई भी धुआं, कोई भी कार्बन उत्सर्जन बाहर नहीं आएगा, ताकि एयर पोल्यूटेंट बाहर नहीं आएंगे, तभी हम इस एनसीआर को इससे बचा पाएंगे। आज बीजिंग को भी 7 से 8 साल लग गए थे। बीजिंग में इस टाइम 800 किलोमीटर की टनल्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को इस पोल्यूशन से निकाल पाए हैं। अब हम एनसीआर को कितने सालों में निकाल पाते हैं देखते हैं। अभी तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है सर इस समय दिल्ली एनसीआर की, तो ये बहुत बड़ा इशू भी है यहाँ पर। अब जी, सेकंड आपका जो क्वेश्चन था कि हम रूरल को कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए, रूरल बच्चों को और हमारे जो काम है। तो मैं अभी चाइना में था। हम देखिए, हम जितनी भी हम बात करेंगे ना, हम जहाँ भी बैठते हैं, हम भारतीयों को क्या आदत है, जितनी हमारी अच्छी बातें हैं ना, जिसमें हम पॉजिटिव हैं, हम उसका बहुत अच्छे से बखान करते हैं। सामने वाले बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास धरोहर है, प्राचीन है, सब। तो वी डू लाइक दैट। चाइना के साथ साथ हमें जापान भी नहीं भूलना चाहिए। चाइना- जापान का वर्किंग कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। जी। तो चाइना में मैं अभी पीछे रिसेंटली जब गया तो मेरी मुलाकात एक एंटरप्रेनर लेडी से हुई, जो कि 10 साल पहले तक प्रोफेसर थी इंग्लिश की यूनिवर्सिटी में। उन्होंने देखा कि कम्युनिकेशन से बिज़नेस बिल्ड करना आसान है, तो नौकरी छोड़ के प्रोफेसर की 43 ईयर्स की एज में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आज बहुत बड़ा बिज़नेस चला रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि चाइना का फोकस अब क्या है और आप इंडिया को कैसे देखते हैं। कहती हम इंडिया को अपने से बहुत आगे देखते हैं। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैन्युफैक्चरिंग में आप आगे, डिफेंस में आप आगे, सारी चीज़ों में तो आप आगे हो, आप हमें आगे कैसे कह रहे हो। कहती नहीं, आप हमारे से आगे हैं, आप हमारे से आगे हैं इंग्लिश बोलने में, आप हमारे से आगे हैं कि आप बहुत हम्बल और पोलाइट हैं, बहुत आप सलीके से बात करते हैं, आप हर जगह आप जहाँ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। तो मैंने कहा तो फिर, तो कहती अब हमारी जो सरकार है इसी चीज़ पे ध्यान दे रखी है कि इंडिया इन 2 चीज़ों में बहुत आगे है। हमारी आने वाली जनरेशन अगले 10 साल में हम इन 2 चीज़ों को कवर कर पाएँ कि 10 साल बाद जो हमारी जनरेशन पढ़ के निकले वो बहुत पोलाइट हो, हम्बल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और उनको इंग्लिश आती हो। यानी कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि उनमें क्या कमी है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। और हम जाते हैं, छोटी सी भी बात है उसको बड़ा करके बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। दैट इज द जी बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए चाइना और जापान की यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर, और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग कल्चर तो है ही, लेकिन एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी जो है वो किस तरीके से गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। आपसे मेरी बात अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय पे तो हो रही थी कि एम्प्लॉयज़ को आप अगर बेहतर से बेहतर करने के लिए देंगे, वो एक वर्किंग अच्छा इन्वायरमेंट देंगे और एक अच्छी उसकी फ्यूचर पॉलिसी रखेंगे, तो जाहिर तौर पर जो एम्प्लॉय पूरे दिन में काम नहीं करेगा वो 2 घंटे में काम करके दिखा देगा। तो गवर्नमेंट को इस ओर क्या कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ताकि वर्किंग कल्चर में, ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय है वो भी समझे कि ये कंपनी जो है ये उतनी ही मेरी भी है। इसमें देखिए बहुत एक, अगर हम थोड़ा इसको स्टडी कर लेंगे, क्योंकि सरकार के पास स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमारी अपनी स्टडी है बट वो और बड़े लेवल पे कर सकते हैं कि जो भारत देश है ना, इसमें हम चाइना की तरह हम डंडे से काम नहीं करा सकते वर्कर से। बिल्कुल। तो हमें तो उनको रिक्वेस्ट करके उनको आगे से मतलब बहुत इंसेंटिवाइज करके आगे बढ़ाना पड़ता है, तब काम होता है। और उनसे उनके अंदर का बेस्ट निकालने के लिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एनीबडी।
तो उसके लिए ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कुछ ऐसी स्कीम लेके आएँ कि हम अपनी कंपनियों को एक सर्टन टर्नओवर के बाद, मैं अभी उसकी कोई फिक्स नहीं करता लिमिट, दैट आई लीव इट ऑन द गवर्नमेंट एंड कमिटीज़, एक सर्टन लिमिट के बाद सारी कंपनियां या तो प्राइवेट लिमिटेड हों या लिमिटेड हों, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हों तो उसमें एक सर्टन लिमिट के बाद जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनको हर साल जैसे कंपनी बढ़ती है बोनस की शेप में उस कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो वर्कर्स जो है उनको ये लगे कि ये मेरी अपनी कंपनी है, इसकी ग्रोथ होगी तो मेरे शेयर का रेट बढ़ेगा, ऐसे सोच के शायद मेहनत कर ले। तो ऐसा मेरा एक विचार है, आने वाले जब विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो, एनी टाइम जब सरकार को ठीक लगे अपनी पूरी इसके बारे में जानकारी कर लें, तो जब ऐसा वक्त आए तो हम इस तरीके से लेके चलें। चलिए, स्किल्ड लेबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भी वो बराबरी का मौका यहाँ पर मिले, और हो सकता है 2047 तक तो ये माना जाए कि हर किसी का जो है एमएसएमई सेक्टर के जरिए ही सही, लेकिन अपना बिजनेस है यहाँ पर। एक आखिरी सवाल, क्योंकि राय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को लेकर आप कहाँ इसे देखते हैं इसको, और किस तरीके से आप समझते हैं कि इस सेक्टर के जरिए ही सही, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ाना है, आगे एक बतौर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए, देखिए जीएसटी रिफॉर्म अभी जिस तरीके से हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आए, बहुत सारी चीज़ें थी जो छूट मिली और हमें भी खुशी हुई कम से कम कि बहुत सारी जीएसटी हटी है यहाँ पर, लेकिन आपको लगता है कि आगे चलकर जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और आप बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो इस पर काम जो है आगे अगर ऐसे होता रहा तो शायद एक रिफॉर्म में जो है वो आए? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान रखते हैं सबका। सबसे पहले उन्होंने निचले तबके का ध्यान रखा कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग थे उनको ऊपर लेके आए। ऐसा 10-12 साल में इतने सारे लोगों को लेके आ गए कि यूएन को भी कहना पड़ा कि वाकई आपने बहुत तरक्की की है। सबसे पहले जब हर एक के पास खाने के लिए कुछ होगा तभी तो वो कुछ आगे बढ़ पाएगा, बात होगी। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि ये जो मिडिल क्लास है इसको भी थोड़ा कुछ मिलना चाहिए, तो उन्होंने जीएसटी में रियायत दी और मिडिल क्लास सारी खुश हो गई। अब ऐसे ही इंडस्ट्री वालों का भी मौका आएगा, एक ऐसा मौका आएगा, मोदी जी बहुत कुछ सोच लेते हैं, वो सोचेंगे कि ऐसी स्कीम लेके आएँ कि जिससे इंडस्ट्री वाले भी खुश हो जाएं, तो फिर इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे बीच यहाँ पर मौजूद रहने के लिए, और इंडस्ट्री सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा है और मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए किस तरीके से काम कर रही है, इस पर विस्तार पूर्वक बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका और दमन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।